हाँ, तो हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ सेलिंग कंप्लीट कर ली थी लास्ट टॉपिक में। तो जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स टाइप्स एंड क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ मतलब उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या टाइप्स होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के। अब देखो, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो नाम है, जैसे इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं। जो टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग वो एक्चुअली में हम लोग पढ़ेंगे बी टू बी और बी टू सी में। बी टू बी क्या है? बी टू बी है बिजनेस टू बिजनेस, यानी जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं बिजनेस टू बिजनेस वाले में। और एक पढ़ेंगे बी टू सी जो कि बिजनेस से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो बी टू बी वाले हैं वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं जो कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए काम करती है, ना कि ग्राहकों के लिए काम करती है। ठीक है। और जो बी टू सी वाले हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो सीधे ग्राहकों के लिए काम करते हैं। मतलब जैसे जो घर पे सामान बेचने आते हैं या फिर डायरेक्टली तुम्हें फेस टू फेस तुमको मिल जाए एज अ जैसे तुम लोग अगर कस्टमर हो, तो जो लोग तुमसे डायरेक्ट मिलते हैं सेल्स पर्सन वो बी टू सी के लिए काम करते हैं। बी टू बी वाले जो हैं वो सीधे कंपनी टू कंपनी काम करते हैं। मतलब जो उनकी कंपनी होती है वो दूसरी कंपनीज के लिए बिजनेस का काम करती है। ठीक। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो टाइप होता है वो टाइप हम लोग केवल बी टू बी और बी टू सी के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेल्स पर्सन बोलते किसको हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होता कौन है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन होता है? वो इंसान या वो बंदा होता है जो कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को बेचता है। ठीक है। सेल्स एग्जीक्यूटिव इज अ पर्सन हु सेल्स द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। ठीक। अब कस्टमर कोई भी हो सकता है और सेल्स पर्सन भी कोई हो सकता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव की, तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात की जाए तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के कई सारे नाम हैं। वही जो टाइप्स होते हैं मैंने भी बताया, वही उसके कई तरीके के नाम भी होते हैं। ठीक है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को जैसे हम लोग बहुत नाम से वैसे भी जानते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं सेल्स पर्सन, सेल्स मैन। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखा है। तो ये सब एक ही हैं। जो टाइप्स की हम लोग बात करेंगे वो यही है। ठीक। तो बेसिकली जो सेल्स मैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स पर्सन होता है उसका काम एक ही होता है कि अपनी कंपनीज के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी हैं वो कस्टमर को, कंपनी के कस्टमर को बेचना। कस्टमर्स नहीं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर होंगे या उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के कस्टमर होंगे उनको बेचना। ये बेसिकली जो मेन काम होता है सेल्स पर्सन का वो ये होता है। बट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, इंडियन मार्केट्स में हम देखें, तो जो सेल्स पर्सन होता है या सेल्समैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम केवल यहाँ तक सीमित नहीं होता है कि वो सिर्फ सामान बेचने का काम करे। ठीक। हमारे यहाँ जो सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स पर्सन होगा, हम लोग सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे अभी। तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स पर्सन हमारे यहाँ होता है वो मार्केट में जाता है, सामान बेचता है, सामान की मार्केटिंग भी करता है। ठीक है। सेल्स प्रोसेस में सेल्स क्लोज भी वही करता है, मार्केट रिसर्च भी वही करता है। और जो न्यू डेटा है, मतलब जो क्लाइंट्स का डेटा इकट्ठा करने का काम होता है वो भी सेल्स पर्सन ही करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग किसे कहते हैं हम लोग? कोल्ड कॉलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स पर्सन फाइंड्स न्यू कस्टमर इन द मार्केट। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक पर्सन मार्केट में निकला है, मतलब सेल्समैन मार्केट में निकला है सामान बेचने। अब मान लो तुम किसी पर्सन को सामान बेच रहे हो या पर्सनली फेस टू फेस सामान उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हो, उतने में तीन चार लोग और इकट्ठे हो गए वहाँ पे जो कि उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या हो गए तुम्हारे लिए? न्यू क्लाइंट्स हो गए। मगर वो उस टाइम पे वो सामान नहीं खरीदे, पर तुम्हारे सामान का डिमॉन्स्ट्रेशन देख लिए और तुमने क्या किया, तुमने उनका नाम नंबर, ठीक है, ले लिया। तो एक तरीके से तुमने वहाँ पे डेटा खुद के लिए कलेक्ट कर लिया। तो जो सेल्स पर्सन या सेल्स मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा उसका एक ये भी काम होता है कि वो कंपनीज के लिए न्यू क्लाइंट ले आता है। इसीलिए कई जगहों पे जब आप जाओगे तो सेल्स डिपार्टमेंट में दो टीम्स होती हैं। एक होती है न्यू क्लाइंट एक्विजिशन टीम। न्यू क्लाइंट एक्विजिशन टीम का क्या काम होता है? वो नए क्लाइंट्स को ढूंढती है और फिर उनको सामान बेचती है। ठीक है। डेटा चाहे वो खुद खोजें चाहे कंपनी उनको लग दे, वो दूसरा। और एक टीम होगी तुम्हारी सेल्स सर्विसिंग टीम, जो कि पुराने क्लाइंट्स को रिन्यू कराने का काम करती है। जैसे एक बार तुमने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की एक एज लिमिट होगी।
ठीक है। सर्विस सेक्टर का है तो भाई सर्विस सेक्टर का होगा, तो एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, जो भी टाइम लिमिट होगा किसी ना किसी प्रोडक्ट और सर्विस का। तो भाई उसके बाद भी तुम चाहोगे कि वो कस्टमर तुम्हारे हाथ से ना जाए, किसी और ब्रांड या कंपनी पे ना शिफ्ट हो, तो उसके लिए हम उससे रिलेशनशिप फॉर्म करके रखते हैं। तो एक टीम ये भी काम करती है जो ओल्ड क्लाइंट्स को हैंडल करती है, और एक टीम होती है जो न्यू क्लाइंट्स को हैंडल करती है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। सो जो टाइप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो टाइप्स में क्या है, देखो टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ये आपके सामने स्क्रीन पे है। तो टाइप्स में मैंने बताया, 3-4 टाइप्स तो मैंने बता दिया आपको। जैसे एक नाम हो गया सेल्स पर्सन, एक नाम हो गया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये आपके सामने लिखा है, ठीक। एक हो गया सेल्स कंसल्टेंट, एक हो गया टेरिटरी मैनेजर, एक बहुत कॉमन नाम होता है बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, और बिजनेस डेवलपमेंट बहुत जगह पे मैनेजर भी बोल देते हैं, ठीक है। और सेल्स एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, मैंने एक दो नाम और पहले बताए, ठीक। सेल्स पर्सन भी बोल देते हैं, ठीक। तो ये जो नाम है यही इनके एक्चुअल में टाइप्स हैं। बट जो इनके टाइप्स को कैटेगराइज किया गया वो दो पार्ट में किया गया है, जो मैंने पहले बताया था। वन इज फॉर B2B एंड अनदर इज फॉर B2C, ठीक। पर मैं इसके ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा आपको ब्रॉडली बता दूं, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कल को तुम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करो, अब उसमें अगर लिखा हुआ है सेल्स एग्जीक्यूटिव, या लिखा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स कंसल्टेंट, टेरिटरी मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, या सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये सब जॉब सेम है, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कह सकते हैं, प्योर लैंग्वेज में कह सकते हैं सेल्स पर्सन या सेल्समैन। ये वही है, वही काम होगा इसका, याद रखना। चाहे वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ही क्यों ना लिखा हो, काम वही होगा। और सेल्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप कितना ऊपर प्रमोट हो जाओ, आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, पर कभी ना कभी आपको काम ज़रूर करना पड़ेगा सेल्समैन वाला, करना ही पड़ता है। फाइनली होता क्या है, जैसे किसी भी कंपनीज के लिए कभी कभी जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं उनको तो टीम हैंडल कर लेती है, मतलब ब्रांच मैनेजर हैंडल कर लेगा, या फिर जो सेल्स मैनेजर होगा वो हैंडल कर लेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव। कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, तो जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उन तक तो एक एक सेल्स एग्जीक्यूटिव पहुंच जाएगा। आप अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो तो आप मीटिंग करके आ जाओगे, मगर आपसे मीटिंग क्लोज नहीं होगी, आप सामान उनको बेच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कह सकते हो कि वो आपसे नहीं हो पाएगा, वो उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब बहुत जो एक्सपीरियंस बंदे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और जनरली देखो सेल्स में एक नियम ये भी है सेल्स डिपार्टमेंट में, कि वहाँ पे प्रमोशन जो होता है वो काम के बेसिस पे होता है, नॉट ऑन द फैक्टर ऑफ ईयर बेसिस। ये हमेशा याद रखना। जैसे तुम अगर मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल काम किए हो, तो 10 साल काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम 10 साल केवल आ रहे हो सुबह 10 बजे और 6 बजे चले जा रहे हो। प्रमोशन उन्हीं को मिलता है जिन्होंने 10 साल में, अगर हर साल तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें 10 क्लाइंट को सामान बेचना है एक साल में, तो तुम्हें हर साल वो टारगेट पूरा करना है। और किसी भी नॉर्मल अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हर 6 से 7 महीने पे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रमोशन दिया जाता है, ठीक। तो जो टू मेन कैटेगरीज हैं जिनमें सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को ऑपरेट होने के लिए बोला जाता है, एक B2B एंड अनदर वन इज़ फॉर B2C, दैट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक, कंज्यूमर और कस्टमर। तो B2B B2C मैंने बता दिया क्या होता है। B2B में डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी काम होती है, B2C में बिजनेस टू कंज्यूमर वर्क होता है, ठीक। अब B2B में जैसे अब मैंने बताया कि आपको क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। B2B में क्या होना चाहिए, आपका जो क्वालिटी होगा, पहला बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग योर वर्क, ओके, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर बिजनेस कस्टमर, रिसर्च द मार्केट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्रेजेंट द प्रोडक्ट और सर्विसेज फेवरेबली एंड इन स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल वे टू फेस। और B2C में क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिसन टू कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड प्रेजेंट अप्रोप्रिएटली टू मेक अ सेल, मेंटेन एंड डेवलप रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इन पर्सन वाया टेलीफोन्स, कॉल्स एंड ईमेल्स। जैसे मैंने बताया कि B2C वाला काम है तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, ठीक। अभी यहाँ पर देखो
कोल्ड कॉलिंग का जो प्रॉस्पेक्ट है और मीटिंग अरेंज करने का जो प्रॉस्पेक्ट है, ये चीज़ें दोनों जगह पे आपको मिलेगी, बी टू बी में, बी टू सी में। जैसे मैंने बताया कि इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कभी भी कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कंपनी के डेटाबेस पे डिपेंडेंट हो पाए। क्यों क्यों नहीं होता है ऐसा? है जो डेटाबेस आपको मिलेगा वर्क करने के लिए, याद रखना, वो भी किसी ने फॉर्म किया होगा। 90% नहीं तो मैं बोलूँगा 80% डेटा कभी कभी मिसमैच हो जाता है, फेक होता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग डेटा फॉर्म करते हैं, जो लोग मार्केट रिसर्च करते हैं, वो भी नाम के लिए ही करते हैं। जनरली ये काम जो इंटर्नशिप पे बच्चे आए होते हैं उनसे कराया जाता है। तो इंटर्नशिप पे जो लोग जाते हैं वो जॉब तो कर नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं कि जो सही डेटा बना के देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा मिसमैच कर जाता है, जैसे एक डेटा ऐसा होगा जो आपके पास भी है और कई लोगों के पास है अलग अलग नाम या नंबर से। तो बेसिकली जो हमारी सेल्स प्रोसेस कंप्लीट होती है, या कह लीजिए अगर आपको सेल्स टारगेट पूरे करने हैं मंथली, तो आपको सिर्फ कंपनी के डेटाबेस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको कोल्ड कॉलिंग जरूर करनी पड़ेगी। कोल्ड कॉलिंग मतलब आपको खुद कस्टमर तक पहुंचना होगा, नए नए कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना पड़ेगा, नया नया डेटा खोज के लाना पड़ेगा। मैं अगर प्योर लैंग्वेज में बात करूँ तो नया नया हमें डेटा सर्च करके लाना पड़ेगा, और वो हम खुद के लिए करेंगे पहले। अगर अगर आप खुद के लिए करोगे अच्छा, तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। वो जब आप अपना प्रॉफिट करोगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। ठीक है, तो डेटा सर्च करना ये एक जो है मेन रोल होता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि भाई रिलेशनशिप्स आपको कस्टमर के साथ हमेशा बना कर रखना, क्योंकि जो सेल्स होता है, देखो सेल्स पर्सन की एक क्वालिटी बहुत अच्छी ये होनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं उसके, उनके साथ उसको रिलेशनशिप बहुत अच्छा फॉर्म करके रखना चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मान लीजिए आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट ख़राब है, मतलब ऐसा होता नहीं है क्योंकि ख़राब प्रोडक्ट मार्केट में चलता ही नहीं है। मतलब आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफिशियंसी है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से कवर अप करिए कि वो कहीं ना कहीं उसको अच्छा दिखे दूसरी प्रोडक्ट के मुकाबले। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक पेन बेचने जाते हो सिंपली, तो अगर आपके पेन की इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, एक डेफिशिएंसी है मान लो प्रोडक्ट की, तो आपको ये नहीं बोलना कि हमारे प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी, आपको उसकी जगह ये बोलना चाहिए कि सर हमारे पेन की इंक जल्दी ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमारे पेन की जो इंक है, यानी जो स्याही है, उसकी क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, उसका फ्लो बहुत अच्छा है। तो हमें बस अपने लैंग्वेज को, टोन को बदलना है, हमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोडक्ट्स को कि सामने वाले पर्सन को उसकी डिफिशिएंसी में भी इसका स्ट्रेंथ दिखाई दे, इस प्रोडक्ट का, मतलब उसको वीकनेस ना दिखाई दे प्रोडक्ट की, उसको वीकनेस में भी स्ट्रेंथ दिखाई दे। ठीक, तो ये हमें रिप्रेजेंट करना होता है। और हमें अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और कस्टमर को हमेशा हमेशा उनके साथ टच में रहना है। ठीक है, कभी भी उनको इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए उनके साथ कि आपने एक बार सामान सेल आउट कर दिया, उनके साथ प्रोडक्ट सेल कर दिया, सर्विस सेल कर दिया, तो आप उनसे रिलेशनशिप ख़त्म कर लो। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज अगर आप उनको सेटिस्फाई करते हो तो डेफिनेटली दे विल ब्रिंग फॉर यू द न्यू नेक्स्ट कस्टमर। वो आपके लिए नेक्स्ट कस्टमर खुद खोज के लाएंगे, वो आपको रेफरेंस देंगे या अपना रेफरेंस देंगे कि आप उनके पास चले जाओ। उनके क्यों? क्योंकि अगर वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो, आप उसके पास 4 दिन बैठोगे, 5वें दिन आपको वो खुद बता देगा कि ऐसा करो, 4 लोगों से और मिल लो, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको बोल दूंगा, तुम इनके पास चले जाओ। वहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहले से ही बिक चुका है, वहाँ पे पहले से सेल आउट हो चुका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो ये जो फैक्टर्स हैं, ये हर जगह अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इनका कोई एक प्रोसेस नहीं होता है कि आज, मतलब कोई एक प्रोडक्ट एरिया नहीं है या कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है इंडस्ट्रियल, कि मतलब जैसे होटल इंडस्ट्री है। अब देखो होटल इंडस्ट्री में क्या है, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो आप देखते होगे अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हो तो आपसे वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग ली जाती है, मतलब रेटिंग्स ली जाती हैं, आपको स्टार रेटिंग्स देनी पड़ती हैं, कमेंट्स लिखने पड़ते हैं, अच्छा लगा बुरा लगा दोनों केसेस में। ठीक है, वो लोग फॉर्म्स में भी फिलअप कराते हैं। तो ये क्या होता है, जब आप ऑनलाइन रेटिंग्स देते हो, ये कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल होता है, हालांकि उनके पास, उनको डायरेक्टली सेल्स पर्सन की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, वो एक अलग इंडस्ट्री है। तो बहुत जगहों पे सेल्स पर्सन जो है ये काम भी करते हैं। ठीक है, आप फीडबैक ले सकते हो कस्टमर से,
अपने, और उसको पब्लिकली आप दिखा भी सकते हो, ठीक है, उसका डेटा तैयार करके, उसका चार्ट तैयार करके। तो देखो डेटा चार्ट ये सब चीज़ें जब हम न्यू कस्टमर्स को दिखाते हैं, जो न्यू क्लाइंट्स होंगे उनको दिखाओगे कि सर हमारे ओल्ड कस्टमर ये हमारे इतने परसेंट लोग हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, इतने परसेंट लोग नहीं हैं, दोनों चीज़ें बतानी चाहिए फॉर द कंपेरिजन, ताकि जैसे पता चले कि हाँ 100 में से 80 लोग तुम्हारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, 20 लोग नहीं भी हैं। क्योंकि अगर आप ये बता दोगे ना कि 100 में के 100 सेटिस्फाई हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिफिशिएंसी बन के आता है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमें उस चीज़ से भी बचना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जो है, अब जैसे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे मैंने अभी बता दिया टाइप्स में, तो टाइप्स में हमें ये नाम याद रखने केवल, ठीक है, नाम, यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं स्क्रीन पे आपके, ठीक। अब देखो इसमें भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स मैन या सेल्स पर्सन। तो जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कंसल्टेंट बेसिकली आपको इंश्योरेंस कंपनी या बैंक्स में मिल जाएंगे, जो नाम के हिसाब से अगर आप अलग अलग करना चाहते हो। टेरिटरी मैनेजर्स का जो यहाँ पे नाम कम्युनिकेशन सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे आप जब कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर आप उतरते हो फॉर द सेल्स पर्पस, तो आपको जो टेरिटरी असाइन की जाएगी, टेरिटरी मतलब एरिया असाइन किया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया आपका है, यू आर द टेरिटरी मैनेजर फॉर देयर, बट यू आर वर्किंग एक्चुअली एज अ सेल्स पर्सन देयर, बट योर डेजिग्नेशन इज अबाउट टेरिटरी मैनेजर, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स आर इन सम ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर न्यू इन द मार्केट। जैसे कुछ नए बिजनेस या जो नया ऑर्गेनाइजेशन जब मार्केट में उतरते हैं, या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में कोई कंपनी उतारती है, तो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए वो सेल्स पर्सन जब रखती है, तो उनको बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये नाम चलता रहता है, इसको कोई ख़त्म करने की। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स या सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, या कह लीजिए टीम लीडर्स, ठीक है। तो टीम लीडर तो थोड़ा अच्छा पोस्ट है, मैं उसके बात नहीं करूँगा, बट सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स, अगर ये तीन आपको नाम कहीं मिलते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली दे आर वर्किंग एज सेम एज सेल्स पर्सन वर्क। उनका वर्क जो है वो सेम ही होता है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपका फ्रेंड जॉब पाता है एंड ही सेइंग हे आई एम असिस्टेंट मैनेजर, डोंट थिंक दैट ही इज़ एक्चुअली असिस्टेंट मैनेजर, वो कुर्सी पे बैठ के काम करता होगा। इफ़ ही इज़ इन सेल्स डिपार्टमेंट, डेफिनेटली अगर वो असिस्टेंट मैनेजर है सेल्स डिपार्टमेंट में, वो भी दिन भर दौड़ता होगा, वो भी दिन भर एज अ सेल्स पर्सन ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स में पहली चीज़ है सामान बेचना, सामान को सेल आउट करना, कस्टमर तक पहुंचाना, मार्केट करना, मार्केट रिसर्च करना। अगर आप उसको नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपना भी लॉस करोगे और कंपनी का भी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट है हमारे जो क्वालिटीज़ हैं। हु इज़ दिस पर्सन? ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई क्या क्या होती हैं B2C और B2B में, किस तरीके से आपको जनरली आपको करना होगा। नेगोशिएशन की भी बात आती है, जैसे यहाँ पे एक तो कांटेक्ट तो आपसे ही रहेगा और कस्टमर का। नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन मतलब होता है मोल भाव करना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंड क्लोजिंग ऑफ सेल्स। जब भी आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं स्किल्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी आप एज अ सेल्स आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपकी सीवी में और आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। जैसे जस्ट फॉर लाइक एस कि व्हाट स्किल्स यू हैव और व्हाट क्वालिटीज़ यू हैव, तो यू हैव टू नो दैट व्हाट स्किल्स एंड व्हाट क्वालिटीज़ आर डिमांडेड फॉर अ सेल्स मैन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आपको पता होना चाहिए। सो नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेगोशिएशन स्किल मतलब मोल भाव करने की जो स्किल होती है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे नेगोशिएशन होता ही होता है, ठीक है। कोई भी कस्टमर होगा वो आपके एमआरपी पे आपको सामान आपका नहीं खरीदेगा, डेफिनेटली ही वांट सम कंसेशन और सम ऑफर्स बाय योर साइड और बाय योर ऑर्गेनाइजेशन साइड, सो यू हैव टू नेगोशिएट ऑन दैट। ओके, तो ये चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत होना चाहिए अच्छा, और आपको ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। मार्केट और कस्टमर इन्फॉर्मेशन निकालने में आपको महारत होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही बंदे ढूंढते हैं जिनको मार्केट और कस्टमर इन्फॉर्मेशन निकालना आता हो, ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। जैसे किसी का नाम नंबर कैसे लेना चाहिए, तो उसके लिए एक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि आपको
आपको इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये बहुत एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप किसी से मिलने गए हो, तो जब हम जाते हैं मिलने तो हैंडशेक करते हैं या उसको ग्रीट करते हैं, और उसके बाद हम अपना कार्ड्स जो होता है, हमारा जो विजिटिंग कार्ड होता है, वो बहुत ज़रूरी है, विजिटिंग कार्ड। सो यू डेफिनेटली यू हैव टू एक्सचेंज योर विजिटिंग कार्ड। तो अगर आप विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर लेते हो तो आपको तो पूरा डेटा उसका आराम से मिल जाएगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एवरीथिंग एल्स। ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, उनके लिए अलग से कार्ड छपवा के रखते हैं जिसपे सिर्फ नाम लिखा होता है। तो ये भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए। ठीक है। और जनरली देखो, कंपनी का नाम, नंबर, डेटा, ये सब आजकल ऑनलाइन सबको मिल ही जाता है। तो आप जाने से पहले भी ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। जैसे कस्टमर के बारे में भी कहीं कहीं, जैसे अगर आप B2B में हो तो B2B में तो बहुत इजी हो जाता है ये चीज़। B2B में आपको कंपनी का सारा डेटा मिल जाएगा अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहे हो। और जो B2C है, B2C में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। B2C में क्या होता है कि वहाँ पे आप सिंगल कस्टमर से मिलने जा रहे हो तो उसका जो पर्सनल डेटा है वो आपको नहीं मिल सकता। तो B2C में थोड़ा सा आपको टफ चीज़ें झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको पहले कस्टमर को समझना पड़ेगा, उसकी नीड समझनी पड़ेगी, उसकी डिमांड समझनी पड़ेगी बैठ के। जैसे अभी घर पे कोई आपके सामान बेचने आ जाए आपको ही, तो वो पहले बैठ करके देखेंगे, आपको समझेगा आपकी नीड क्या है, आपकी डिमांड क्या है, फिर वो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है। तो ये क्वालिटीज़, ये स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आगे रोल्स और रिक्वायरमेंट दे रखा है जो मैंने अभी समझाया है। सैलरीज के बारे में मैंने डिस्कस किया है, बट सैलरीज हेयर आर इन यूरोज एंड इंडियन INR, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दे दिया है कि आप एक बार पढ़ सकते हो। वर्किंग आवर्स की मैं बात करता हूँ, तो देखो सेल्स का कोई वर्किंग आवर्स नहीं होता है वैसे तो। ऑफिस आवर्स की बात की जाए तो ऑफिस हो सकता है आपका 10 से 6, 10 से 7 चल सकता है। बट वर्किंग आवर्स जो एक्चुअल में होता है वो डिपेंड करता है क्लाइंट्स के ऊपर हमारे। तो क्लाइंट्स कब आपसे मिलने के लिए तैयार होते हैं, सुबह शाम, तो हमें उनके अकॉर्डिंग भी अपना वर्किंग आवर चेंज करना पड़ेगा। और देखो ऑफिस आवर्स तो हमें अटेंड करना ही पड़ता है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनमें सेल्स पर्सन को अलाउ होता है कि आप 10 बजे आ जाओ, एक बार 9:30 बजे, और मीटिंग वगैरह देख लो, डेली की अपडेट दे दो, और उसके बाद आप निकल जाओ, आप अपनी मीटिंग वूटिंग करो। अगर आपका टाइम का काम खत्म हो जाता है, 3 to 4 मीटिंग्स, 5 मीटिंग्स, वॉट एवर यू हैव ए टारगेट इन अ डे, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो तो आप जा सकते हो, वापस जा सकते हो घर। मगर एक्चुअली में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करते हैं कि शाम को भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे काम चोरी भी करते हैं। सो डेफिनेटली देयर इज़ नो वर्किंग आवर्स, जो हमें जानना चाहिए। तो ये देखो, ये बातें भी इंटरव्यूज़ में बेसिकली पूछी जाती हैं। तो यू हैव टू नो दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सेल्समैन इंटरव्यू और सेल्स पर्सन और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू, सो यू हैव टू नो दैट देयर इज़ नो वर्किंग आवर फॉर यू। ओके। आपको कोई इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेल्स में उतर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देयर इज़ नो वर्किंग आवर्स फॉर यू। क्लाइंट कभी भी आपको बुला सकता है, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, जब भी क्लाइंट खाली होगा आपको बुलाएगा। और क्लाइंट से मिलना ही हमारा एक पहला वो होता है, फेस टू फेस। ठीक। अगर क्लाइंट आपको टाइम दे रहा है तो आपको हमेशा उस चीज़ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके। तो क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेता हूँ। क्वालिफ़िकेशंस जो इंडियन प्रोस्पेक्टिव में है, तो देखो सेल्स में उतरने के लिए कोई भी उतर सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कोई डिग्री हो। बट जो इंडियन पर्सपेक्टिव में बात आती है कि तो हम वहाँ पे मैनेजमेंट डिग्रीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा क्वालिफाइड मानते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल BBA, BBM और MBA। सो दीज डिग्रीज आर मोस्ट प्रेफरेबल फॉर द सेल्स जॉब इन इंडिया और इन एशियन कॉन्टिनेंट ऑल्सो। तो ये डिग्रीज़ को हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वालिफाइड मानते हैं। ठीक। और रही बात क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो एबिलिटीज़ जो है लास्ट में मैंने लिख दी है क्वालिटीज़। जैसे द एबिलिटी एंड डिज़ायर टू सेल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, पॉजिटिव कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड अप्रोच, resilience and the ability to cope with rejection, a high degree of self motivation and ambition, the skills to both work independently as well as a part of team। ठीक। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये स्किल्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं जो एज अ सेल्स पर्सन आपके अंदर होनी चाहिए। ये लास्ट में, सबसे लास्ट में है, याद रखना। ठीक। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। बाकी वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है, ये इसका कोई ज़रूरी नहीं है। मेन आपके लिए जो है वो ये है। ठीक है। क्वालिटीज़ एंड द टाइप्स। तो स्किल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है स्किल्स व्हाट यू हैव टू हैव फॉर अ सेल्समैन। तो ये चीज़ें आपकी CV में भी होनी चाहिए, जो आप CV या रिज्यूमे बनाते हो आगे जाके,
ये पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हो, दैट यू आर अ पॉजिटिव, यू हैव अ पॉजिटिव कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड अप्रोच, excellent communication skills, okay, you have a desire to sell. So definitely these are the some parts or skills that you can add in your CV as well as in your answer sheet also. जैसे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में that what quality should a sales person have, तो you can write these points, okay. So these points are the, अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू टाइप्स एंड क्वालिटीज, यू कैन आस्क, एनीवन हैज टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? किसी को कुछ पूछना है? एनी स्टूडेंट? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है रिलेटेड टू द टॉपिक और रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, वैसे भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो ज़्यादातर यही बनते हैं, व्हाट क्वालिटीज़ शुड अ सेल्स पर्सन हैव। तो क्वालिटीज़ मैंने यहाँ पे दे रखी है पॉइंट वाइज, यू कैन रीड, और मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया है क्या करना है, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया आप लोगों को। और जो टाइप्स है, टाइप्स बहुत कम आते हैं, अभी मैं टाइप्स के ऊपर एक क्लास और लूँगा जिसमें मैं सेल्स पर्सन के कुछ और टाइप्स को एलाबोरेट करूँगा, लाइक सेक्टर वाइज। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ नाम बता दिए हैं, दैट व्हाट अनदर नेम्स ऑफ सेल्स पर्सन हैव, बट अभी हम लोग इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे बिकॉज क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी हमें प्रिपेयर करके रखना है। एनी थिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क एनीवन? सर ये तो समझ में आ गया, थोड़ा मतलब सब्जेक्ट से हट के एक चीज पूछना है। बोलो बोलो, पूछिए। सर उस दिन मैम कह रही थी उसके लिए, इंटर्नशिप के लिए, तो सर उस पे आईडी आपने जो इंटर्नशाला पे भेजा था उस पे बनाना था कि ये जो फॉर्म भरना था ये? मैम ने, अंशुल मैम ने बोला था। यस सर। देखो एक्चुअली इंटर्न, कोई रिसर्च करनी बता रही थी। रिसर्च करनी है। हाँ कुछ मैम रिसर्च को, रिसर्च बनानी, रिसर्च रिपोर्ट हम लोगों को कुछ हाँ कह रही सुनो, थी दुर्गेश सर से कांटेक्ट करो। देखो मैंने जो इंटर्नशाला पे आईडी बनाने के लिए कही थी, तो इंटर्नशिप तो सबको यस करनी सर। है। तो अभी जितने लोगों ने इंटर्नशाला पे आईडी बना लो, क्योंकि इंटर्नशिप करना है, और इंटर्नशिप करके जो इंटर्नशिप आप लोग करोगे 1.5-2 महीने की, 2-3 महीने की, उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट आपको बना करके सबमिट करनी होती है, ठीक है, कॉलेज में, कि आपने इस चीज़ के ऊपर इंटर्नशिप ट्रेनिंग की है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना आप लोगों का। अगर आप लोगों तो को सर उसके आईडी पे बनी है? हाँ, तो उस पे आपको मैंने कब का बताया इंटर्नशाला पे आईडी बनाने के लिए, 1-1.5 महीने पहले ही आपको मैंने नोटिस दिया हाँ था। वो बन गई है सर, सर वो तो लेकिन लिंक से बना दिया था। मगर बेटा उसमें तुम लोग रोज रोज ओपन किया करो, रोज उसमें सर्च करो। एक दिन में देखो इंटर्नशाला पे कोई एक दिन में जॉब नहीं दे देगा, या एक दिन में इंटर्नशिप नहीं देगा, उस पर रोज सर्च करना पड़ेगा, रोज देखना पड़ेगा। और सर, ठीक है, सर। मेरी एक सलाह ये भी है सबको कि आप लोग अगर अपने आसपास अभी सर्च कर सकते हैं इंटर्नशिप तो कर लीजिए, वरना देखो अभी सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से भाई कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन तो बंद चल रही हैं, और अभी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन किसी बाहर वालों को इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, केवल और केवल ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन इंटर्नशिप जो भी प्रोवाइड हो रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, अगर कोई, मैं भी बातचीत कर रहा हूँ 2-3 कंपनीज से, पर जैसे अब हर कंपनीज की डिमांड होती है कि भाई स्टूडेंट के पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, इतने घंटे काम। तो अब देखो मुझे भी पता है कि भाई सबके पास यहाँ लैपटॉप है नहीं, मोबाइल सबके पास है जो बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो अब मुझे भी ऐसी कंपनीज से वो करना पड़ेगा कि जो कि सबके लिए प्रोफरेबल हो, ठीक। और जैसा यस होगा सर। तुम लोग अपने लेवल से सर्च करो, उसमें देखो इंटर्नशाला पे कुछ करना नहीं है, आप लोग सर्च करो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन डाल करके, और बहुत सारी कंपनीज रोज आती यस हैं उस सर। पे ऑफर्स डालती हैं, मार्केटिंग सेल्स का फिल्टर लगा करके सर्च करोगे मिलेगा। सर मेल, हाँ क्या हुआ? सर मेल आता है बट समझ ही नहीं आता।